Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7. This is the second lecture of chapter 3 that is the Delhi Sultans. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को करा था. आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि दिल्ली में जो भी सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी को हासिल करना. और यानी कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के टर्म में, कि सोर्सेस क्या क्या हैं दिल्ली सुल्तान्स के इंफॉर्मेशन के बारे में. ऑल द इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसा कि पहले भी होता आया है, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, आर्किटेक्चर यानी कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह, टेम्पल्स या जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, जो कुछ भी उन्होंने बनाया, वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. लेकिन स्पेशली वैल्यूएबल्स आर हिस्ट्रीज, जिसको तारीख सिंगुलर या तवारीख प्लुरल में बोला जाता है, रिटेन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. लेकिन दिल्ली सुल्तान्स के बारे में एक और वैल्यूएबल यानी कि बहुत खास जो जानकारी मिलता है वो उस टाइम लिखे गए इतिहास से मिलता है, जिसको तारीख सिंगुलर भाषा में तारीख या प्लूरल में उसको तवारीख बोला जाता था. इसको पर्शियन भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था. पर्शियन में लिखने का कारण ये था कि दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनके प्रशासन का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज भी पर्शियन था. इसलिए उस टाइम जो भी इतिहास उस टाइम में लिखे गए, बनाए गए, वो सारे पर्शियन भाषा में थे, जिनको तारीख या तवारीख बोला जाता है. ये कुछ 4 स्टेजेज है मनु स्क्रिप्ट को बनाने का. पहले स्टेज में पेपर को प्रिपेयर किया जाता था, दूसरे में टेक्स्ट को, उसके ऊपर जो भी लिखना होता था उसको लिखा जाता था, तीसरे स्टेप में मेल्टिंग किया जाता था गोल्ड को, ताकि हाईलाइट किया जा सके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या जो पैराग्राफ्स हैं, पैसेज हैं, उसको हाईलाइट किया जा सके. और चौथे स्टेप में उसका बाइंडिंग किया जाता था. द ऑथर्स ऑफ तवारीख वेयर लर्नेड मैन. तो जो तवारीख लिखा करते थे, जो तवारीख को कंपोज करते थे, वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स. तो जैसे कि मतलब राजा के जो सेक्रेटरी हो गए, जो उनके प्रशासन में हेल्प करते थे, प्रशासक या कवि या दरबारी, तो यही लोग क्या करते थे, तवारीख को लिखा करते थे. who both recounted events and advised rules on governance, emphasizing the importance of just rule. तो राजा को रूल करने में, शासन करने में जो काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस देते थे दो कामों को करके. पहले तो एक रिकाउंट करते थे इवेंट्स को रिकाउंट करना, यानी कि जो घटना घट चुकी है उसको एक तरह से रिवीजन करना, और रिवीजन करके ही वे लोग हिस्ट्री को क्रिएट करते थे, दोबारा से लिखते थे. और राजा को गवर्नेंस में, रूल करने में एडवाइस देना, सलाह देना. कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स. कुछ एडिशनल डिटेल्स है जो आपको ध्यान में रखनी है. पहला है द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस. तो जो तवारीख के ऑथर्स हुआ करते थे वो अधिकांश दिल्ली यानी कि सिटी में रहा करते थे. बहुत कम, रेयर केस में ही वे लोग विलेजेस में रहते हुए मिलते हैं या पाए जाते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से. दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स. तो वे लोग जो इतिहास लिखते थे, ठीक है, तो वो सुल्तान का इतिहास लिखते थे ताकि सुल्तान जो है खुश होकर के उनको कुछ बड़े बड़े इनाम या तोहफे उनको दे सके. दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस. ये जो ऑथर होते थे तवारीख के, तो वे राजा को बताते थे, एडवाइस करते थे, सलाह देते थे कि आप एक आइडियल सोशल ऑर्डर लाइए जिसमें बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन के हिसाब से समाज चले. एक ऐसा समाज लाने के लिए ये लोग सलाह देते थे. अब ये कैसा समाज होता था, तो बर्थ राइट और जेंडर के हिसाब से चलने वाला, जेंडर डिस्टिंक्शन के हिसाब से चलने वाला. देयर आइडियाज़ वे आर नॉट शेयर बाय एवरीबडी. हालांकि इनके आइडिया को सबके द्वारा शेयर नहीं किया जाता था. बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है, तो बर्थ राइट होता है प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, यानी कि वैसे अधिकार जो उसको जन्म से ही मिलने लगता है. किसी व्यक्ति को जन्म वो कैसे फैमिली में ले रहा है उस पर डिपेंड करता है. जैसे आप सुपर 30 मूवी देखा होगा आपने, उसमें क्या बोलता है कि राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा. इसका मतलब क्या है कि पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था. तो ये एक तरह से क्या हो गया, बर्थ राइट हो गया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है पीपल बिलीव दैट नोबेल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न. तो लोगों का ऐसा मानना है कि नोबेल्स जो है वो गवर्न करने का, लोगों पे शासन करने का राइट उनको जन्म से ही यह अधिकार मिला हुआ है.
बिकॉज दे वेयर बोर्न इन सर्टेन फैमिली, क्योंकि वे लोग जो है एक खास परिवार में जन्म लेते हैं और इसीलिए उस परिवार का अगर पहले का सदस्य राज कर रहा है तो उसके बच्चे भी राज करेंगे, ऐसा लोगों का मानना था। जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है? तो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वीमेन एंड मेन, तो पुरुष और महिला के बीच में जो सामाजिक और बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग जेंडर डिस्टिंक्शन बोलते हैं। इस टाइप के डिस्टिंक्शन में यूजुअली क्या होता है कि डिफरेंसेस का यूज यानी कि दोनों में अंतर, पुरुष और महिला में अंतर का प्रयोग किया जाता है ताकि ये बहस एक तरह से छेड़ा जा सके कि मेन जो है हमेशा वीमेन से सुपीरियर है, महिलाओं से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा सक्षम कौन है? पुरुष सक्षम है। और इस टाइप के जो डिस्टिंक्शन को जो दिखाते हैं उनको जेंडर डिस्टिंक्शन टर्म से डिनोट किया जाता है, मतलब उनके लिए यूज किया जाता है, लोगों के लिए नहीं, जो कंडीशन है उसके लिए। अब क्या होता है, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, तो 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो सुल्तान बन जाती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग चलते हैं क्योंकि बुक में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है क्लास 7th में। तो होता ये है कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी का स्थापना करता है। 1206 से 1210 तक वो शासन करता है। 1210 में चौगान जो कि पोलो गेम बोला जाता है, तो वो खेलते समय घोड़ा से गिरने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम होता है, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देती है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश अब शासन को संभालता है 1210 से लेकर के 1236 तक। उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश के जो बेटे होते हैं वो उतने शासन करने के लायक नहीं होते हैं, इसलिए रजिया सुल्तान जो है वो पावर में आती है और मतलब सत्ता को कंट्रोल करने लगती है। यहाँ से आगे देखते हैं द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, उस जमाने के जो इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखते थे, मिनहाज आई सिराज रिकॉग्नाइज दैट सी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर। वो बताते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि रजिया जो थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा सक्षम थी शासन करने के लिए और भाइयों से ज़्यादा गुणी थी। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग क्वीन एज रूलर, लेकिन मिनहाज आई सिराज भी कंफर्टेबल नहीं है उसको एक तरह से रानी को रूल करते हुए देख करके, क्योंकि उस ज़माने में आइडियल सोसाइटी बनाना चाहते थे, एक ऐसा सोसाइटी आइडियल जो कि जिसमें क्या हो, मेन जो हो सुपीरियर हो वीमेन से। तो इन लोगों को ये पसंद नहीं आता था। नॉर वेयर द नोबेल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा जो उनके दरबार में जो नोबेल होते थे यानी कि राजा को जो सपोर्ट करने के लिए होते थे, वो लोग भी अब इससे खुश नहीं थे। इनके जो अटेम्प्ट्स थे इंडिपेंडेंटली रूल करने का, स्वतंत्रता से, मतलब पूरी जैसे एक मेन रूल करता था वैसे ही एक वीमेन होकर के भी रूल करने का, सब कुछ अपने दम पे शासन चलाने का, इससे उनके नोबेल्स जो थे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। सी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो 1240 में बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं और रजिया सुल्तान को मार दिया जाता है। तो यहाँ पे आता है एक और क्या बोला जाता है इसको, फैक्ट जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, द सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का पहिया आप इसको समझ सकते हो। तो फकरी मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में फकरी मुदाबिर ने लिखता है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। एक राजा जो है सोल्जर के बिना, यानी कि उसके जो सिपाही होते हैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसका राज चल ही नहीं सकता है। सही बात है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और जो सोल्जर होते हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनका भी परिवार है, उनको भी खाने पीने की जरूरत होती है। सैलरीज कैम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। सैलरी कहाँ से आती है? तो सैलरी गांव से जो किसान होते हैं, जो खेत में जो काम करते हैं, उनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है और उसी से सिपाही को सैलरी दी जाती है। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। लेकिन किसान जो है वो कब रेवेन्यू देंगे? जब वो खुशहाल होंगे, यानी कि उनके पास समृद्धि होगा, उनके पास उपज होगा। जब उनके पास उपज होगा, खूब सारा मतलब पैसा होगा एक तरह से, उतना कि वे लोग टैक्स दे सके, रेवेन्यू दे सके, तभी तो वे लोग रेवेन्यू देंगे। एंड दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये तब होता है जब राजा क्या करता है, बहुत अच्छे से समाज में न्याय करता है और बहुत ईमानदारी से शासन चलाता है। तो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब एक तरह से सर्किल ऑफ जस्टिस है, न्याय का एक तरह से पहिया है जिसमें राजा से लेकर के किसान सब घूम रहे हैं। व्हाट मिनहाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनहाज आई सिराज जो है उनका क्या मानना था, क्या सोच था रजिया को लेकर के, उसको हम लोग इस पॉइंट्स में देख रहे हैं जो दिया हुआ है। मिनहाज आई सिराज थॉट दैट
Queen's rule were against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. तो मिनहाज आई सिराज का जो सोच था, उनका ये मानना था कि जो रानी, जो रजिया राज कर रही है, वो सामाजिक ऑर्डर, आदर्श समाज जो होता है उसके ऑर्डर का अवहेलना है, जो कि भगवान ने, अल्लाह ने जो समाज का ऑर्डर बनाया है उसका बिल्कुल अवहेलना है, बिल्कुल उल्टा कर रही है ये उनके हिसाब से। वो बताती है कि भगवान ने बनाया कि मेन क्या हो, सुपीरियर हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, वीमेन वे आर सपोज टू सबऑर्डिनेट टू मेन, यानी कि उनके हिसाब से वीमेन को मेन के अंडर में रहना है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ही देयरफॉर, आज वो बताते हैं कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान ने जो भी बनाया है तो उनके रजिस्टर में, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। वो बताते हैं, मिनाज आई सिराज जो है बताता है कि रजिया सुल्तान जो है भगवान के रजिस्टर में मेन वाले कैटेगरी में तो है ही नहीं, तो फिर वो सारे बेनिफिट्स अपने एक्सीलेंट क्वालिटीज़ के दम पे कैसे ले सकती है, जो भी पावर है वो सब कैसे ले सकती है अपने एक्सीलेंट क्वालिटीज़ के दम पे, अपने गुण के दम पे। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो इंस्क्रिप्शन या कॉइन जो भी सिक्के थे, जो खुदाई हुआ था, खुदाई करवाया गया था रजिया के द्वारा पत्थरों पे, तो उसमें वो मेंशन करवाती है कि वो इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रमा देवी। तो ये जो है बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, क्वीन रुद्रमा देवी से, जो कि 1262 से 1289 तक ककटिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, वारंगल के ककटिया डायनेस्टी की रूलर थी, जो कि अभी आंध्र प्रदेश, मॉडर्न में जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या रीजन है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन। रुद्रमा देवी ने क्या किया था कि अपना नेम को चेंज करवा लिया था इंस्क्रिप्शंस पे, एंड प्रिटेंडेड दैट शी वाज अ मैन, और उसमें इंस्क्रिप्शन में उसने ऐसा मतलब खुद को, अपने आप को एक मैन, एक पुरुष दिखाने का कोशिश किया था। अनदर क्वीन, एक दूसरे क्वीन की स्टोरी है जो, जिनका नाम दिद्दा था, जो कश्मीर से रूल करती थी, जिन्होंने 980 से लेकर के 1003 तक कश्मीर में रूल किया था। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, उनका टाइटल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट कम्स फ्रॉम दीदी, दिद्दा जो टाइटल है, दिद्दा, क्वीन दिद्दा जो थी वो दीदी टाइटल से आता है, जिसका मतलब इल्डर सिस्टर होता है। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट, और ऐसा जो है काफ़ी उनके सब्जेक्ट्स के द्वारा, प्रजा के द्वारा जो है अपने लव्ड रूलर, जो राजा से प्यार करते हैं, उनको दिया जाता है इस टाइप का टाइटल। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।